Good morning everybody. Welcome to Dream IAS. Today we are going to start day 8th of the PYQ series. Totally we have done 7 days जिसमें हमने 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे हर बार आप सॉल्व करते हैं. सो टुडे देयर इज डे 8th एंड इस डे के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग कि जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा. और वो क्या है कि हर एक टॉपिक वाइज हम MCQs लेकर आएंगे जो कि UPSC की PYQs मतलब कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं. ठीक है. सो आज का जो डे 8th है वो टॉपिक वाइज नहीं है, वो MCQs लाइक वो मल्टीपल चॉइस है. आप समझ रहे हो कि मिक्स क्वेश्चंस हैं ये जो डे 8th है, बट इसके बाद से हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे जिससे आपके हर एक टॉपिक काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो हमें यहाँ पे पार्ट्स बताए हुए हैं. इन्होंने क्या बताया, हमें पार्ट्स बताए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. सो बेसिकली what is first option that power of the municipalities are given in 9th A part. अच्छा, अभी क्या चीज़ है कि हम सोचते हैं कि जो हमारी ये वाली जो हमारे एग्जाम्स है IAS या फिर PCS की आप बात कर रहे हो, इसमें सिर्फ वो मोल्डिंग क्वेश्चंस लाइक कि सिर्फ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. बट नहीं, देखो कितने इजी क्वेश्चंस भी डाले हैं उन्होंने. पार्ट्स की बात की हुई है कि आप सोचोगे ये कोई क्वेश्चन होता है कि हमने संविधान के हमारे कौन से चैप्टर्स हैं उसके डायरेक्टली नाम पूछे हुए हैं. बट बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ पे ध्यान नहीं देते. बट ये एक ऐसा पेपर है जो कि नॉर्मल से लेके डिफिकल्ट लेवल सारी जगह को कवर करता है. सो वी विल ऑल्सो कवर एवरी क्वेश्चन. ठीक है, चाहे वो इजी है चाहे वो डिफिकल्ट है. तो चलो, इन्होंने पार्ट्स की बात की हुई है. म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं 9th A, जिसको आप ये पार्ट कहते हो, पार्ट 9th A में आता है. वी ऑल नो दैट दिस वाज इंसर्टेड या दिस वाज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट जो कि हमारे 1992 में हुई थी. ठीक है, जिसने क्या किया, म्युनिसिपैलिटीज को हमारे संविधान में ऐड कर दिया और ये वाला पार्ट बन गया पार्ट 9 जिसमें हम म्युनिसिपैलिटीज को पढ़ते हैं. तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है. अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें, कहते इनको दिया हुआ है पार्ट 18th में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी अगर आपको सारे पार्ट्स याद हैं तो ही आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. अनटिल एंड अनलेस आपको सारे पार्ट्स, जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट देखो क्वेश्चन आया हुआ है ना, आपको नहीं याद, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर इवन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. तो हमें बोला है पार्ट 18th में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है. अच्छा, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 352 से लेके 360 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं, मेजर्स आ जाते हैं इस टाइम को टैकल करने के लिए, और पावर प्रेसिडेंट के पास वेस्ट करती है, मतलब उनके हैंड्स में होती है, हमको पता ही है. चलो, अगर हम नेक्स्ट बात करें, प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी अमेंडमेंट, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अमेंडमेंट के बारे में बात की जा रही है कि वो उसको किस पार्ट में रखा गया है हमारे संविधान के. तो अमेंडमेंट हमें पता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, बट इस तरीके का बदलाव जो कि स्ट्रक्चरल और मॉडिफाई तरीके से हमारे लॉज में चेंजेस किए जा रहे हैं. ठीक है, अभी वो अमेंडमेंट का जो पार्ट 20th है तो बिल्कुल सही पार्ट है. और आर्टिकल 368, तो सबसे पहली बात आपको तीन चीज़ों के बारे में पता लगा. सबसे पहले म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में हमें जाना कि चलो 9th A है. 9th A के अंडर क्या है, म्युनिसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट 1992 में ऐड ऑन की गई. ये अमेंडमेंट की वजह से हमारा ये पार्ट हमारे पास आया. अभी इसके आर्टिकल्स पे भी अगर मैं जाऊँ तो आप याद करोगे कि मैम 243, सॉरी इसको हम ठीक कर देते हैं. ठीक है, 243P से लेके 243ZG. ठीक है, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये क्या हैं, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये म्युनिसिपैलिटीज़ के अंडर आएंगे. ठीक है, अभी सेकंड में मैंने आपको बता दिया 352 से लेकर 360 तक जो आर्टिकल्स हैं दैट विल बी वी विल डिस्कस इन द इमरजेंसी प्रोविजंस. उसके बाद वाला पार्ट जो अमेंडमेंट है हमें पता है 20th पार्ट में आई है, और कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 368. ठीक है, सो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, तो आंसर विल बी
बी डी। आपको तीनों पार्ट्स भी याद हो गए, आपको आर्टिकल्स भी याद हो गए, ठीक है। सो इजी, आंसर इज डी। चलो अगर हम ये स्टडी की बात करें जिसके रिगार्डिंग हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, हम इतने रिवीजन कोर्सेज दे रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट की एक विश होती है कि उसको एक ऐसी जगह से पढ़ने का मौका मिले जहाँ पे उनको स्ट्रक्चरल तरीके से पढ़ाई कराएं, एक ऐसे तरीके से स्टडी करवाएं जहाँ पर उनका हर एक सब्जेक्ट ऐसे कवर हो, टेस्ट हो, रिवीजन हो। सबसे अच्छी बात कि एक अच्छा टीचर हो जिसको पता हो, नॉलेज हो किस तरीके से बच्चे का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करवाना चाहिए। तो वी प्रोवाइड 12 मंथ्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, मंथली शेड्यूल, जहाँ पर हमारी लाइव ऑफलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे मैं हर क्लास में बताती हूँ, वो काफ़ी अच्छे से करवाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हम इम्पॉर्टेंट बात अगर आपकी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो स्टडी मटेरियल जो हम प्रोवाइड करते हैं और 100% गारंटी जो हम देते हैं, सो वी मेक श्योर कि जो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहा है बेसिकली उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए और उसकी स्टडी और उसका जो पेपर है वो ईजिली क्रैक हो। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन विद ड्रीम IAS तो नंबर आपके पास है, ठीक है, वो उस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इवन यू कैन विजिट अस। सो थैंक यू। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका क्या मीनिंग है कि एक ऐसा कंसेप्ट, बेसिकली ड्यू प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि जो हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, आप लीगल मैटर्स की बात करते हो या फिर गवर्नमेंट के एक्शन की बात करते हो रिगार्डिंग सिविल या फिर क्रिमिनल मैटर्स के रिगार्डिंग, अगर मैं बेसिकली बात करूँ दोनों केसेस के रिगार्डिंग, तो कहते हैं वो जो लीगल मैटर्स है उसको अच्छे तरीके से इन सेंस सही में मतलब कि फेयर तरीके से सॉल्व किया जाए। ये जो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको फेयर तरीके से किया जाए ताकि जो इंडिविजुअल है उसके लीगल राइट्स को बिल्कुल हार्म ना हो, जो उसके पास है उसको उसकी हर एक गवाही को सुना जाए सबसे पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले। तो इसका मतलब होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। All the government actions or the legal proceedings must be according to the rules and procedure of the law, or you can say it must be fair and protected that safeguard individual rights, ठीक है। Answer will be A. Let's move on. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। हमें पता है कि जो हमारी सबसे पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसमें हमें पता है हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे सचिनिंदा सिन्हा। बट कहाँ पर हुई थी, देखो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बट ये PYQ है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है UPSC का। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी आ सकता है, आपको हर एक तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि मीटिंग कहाँ पे हुई थी। मीटिंग कहते हैं हमारी दिल्ली में हुई थी, दिल्ली विल बी द राइट आंसर। बट कहाँ हुई थी, कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसको हम अभी क्या बोलते हैं, सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। जो हमारी संसद का भी सेंट्रल हॉल है जहाँ पर हम बैठते हैं, ठीक है, हम नहीं मतलब लोकसभा के मेंबर्स बैठते हैं, है ना, वहां पर ये मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 सचिनिंदा सिन्हा बने थे और बेसिकली दिल्ली में बी। तो चलो आपको पता है कि हमारी जो ये वाली सीरीज है इसमें क्या होता है कि 10 क्वेश्चंस होते हैं और आपने एक क्वेश्चन ऑफ द डे करना होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन आ गया है कि द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिकली ये मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है, मिनिस्टर्स कौन से जो मिनिस्टर्स हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि रैंक के अकॉर्डिंगली और द टोटल नंबर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग PM शैल नॉट एक्सीड, मतलब कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा, ठीक है। अभी दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है वो मुझे आप बताओगे अपने कमेंट्स में, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज पता लगेगी मेरे को कि आपको कितना पॉलिटिक्स का पूरा पार्ट समझ आया है अभी तक या फिर
जो भी आपने अभी तक किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। अच्छा, लोकसभा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली उसकी एक इम्पॉर्टेंट पावर जो उसके पास ही है, देखो एक्सक्लूसिव पावर कि मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दैट इज प्रिजाइडिंग ओवर लोकसभा, ठीक है, उसके पास है। उसके अकॉर्डिंगली टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, अभी अभी हमने पढ़ा है इमरजेंसी के कौन से आर्टिकल थे। यू विल से मैम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 तक हमने ये पढ़ लिए। अभी इनमें से कौन से हैं वो मुझे आप बताओगे। अच्छा, जब भी डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी होती है ना, तो अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की, सबसे पहले हम सिर्फ लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो अप्रूवल दे देगी इमरजेंसी का। नहीं, ये चीज कभी भी नहीं होगी, बिकॉज इमरजेंसी के रिगार्डिंग तो अप्रूवल दोनों हाउसेस का काफी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ एक हाउस की बात नहीं होती, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, जहां से आपको भी पता है कि हमने पढ़ा था कि 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी मतलब जो हमारी स्पेशल मेजॉरिटी होती है वो काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है, दोनों हाउसेस की। बट ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल जो प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, कोई भी हाउस इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट दोनों हाउस की मेजॉरिटी चाहिए होती है। अभी सेकेंड क्वेश्चन, तो ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया। अभी आपको मैम एक रह गया, बट ज़रूरी नहीं होता, ध्यान से एक बार पढ़ो, ठीक है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अच्छा ठीक है, करेक्ट है, बट मेरी बात सुनो। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे आर बेसिकली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर मैंने बोला कि वो रिस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल है, हमारे लोकसभा को, मतलब उनकी प्रेजेंस में रहने के लिए, उनको मतलब उसमें रहने के लिए, पावर में रहने के लिए, मतलब लोकसभा की मेजॉरिटी या फिर उसके ट्रस्ट की जरूरत है। बट इनकेस नो कॉन्फिडेंस वो पास करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल लोकसभा को है। देखो तो लोकसभा के पास कितनी बड़ी पावर है, अगर वो नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है, कर देती है, तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव पावर बनती है हमारे लोकसभा की। सो यू विल से मैम आंसर विल बी बी, वी नो अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा, आपको सेक्रेटरी के बारे में पता होगा, ठीक है, आपको जो हमारा टेम्परेरी प्रेसिडेंट या फिर हम कह सकते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, ये चीज़ें भी थी। बट इसमें एक एडवाइज़र भी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र हमारे कौन थे, क्या हमारे BN राव थे, BR अम्बेडकर थे, KM मुंशी थे या MS सेटलवर्थ थे। बट हमारे जो एडवाइज़र थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में, ठीक है, या फिर एक स्ट्रक्चरल तरीके से कैसे हमारे संविधान को रखा जाएगा, है ना, उसमें हेल्प की थी, काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया था। ही वॉज नन अदर देन डॉक्टर BN राव, ठीक है, हु वॉज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो कब एडवाइजर बने थे, तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 को आई थी, बनी थी, तो ऑटोमेटिकली 1946 को आंसर विल बी ए। तो ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो ऐसा डाटा है, ये भी आपको याद रखना काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविजन, देखो 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। अच्छा, ये चीज़ तो काफ़ी आप कहोगे मैम हर बार ही आप बोल देते हो, बट अगर मैं आपको सही बात बताऊँ, 5th 6th शेड्यूल मेरे को नहीं पता क्यों इतने ज़्यादा UPSC के इंपॉर्टेंट है, कि पॉलिटिक्स में कोई भी क्वेश्चन आप देख लो 5th 6th शेड्यूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया ही हुआ है। और हमें पता है इट बेसिकली इंश्योर्स अबाउट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। और अगर ये क्वेश्चन गलत करके आए तो आपकी खैर नहीं, मजाक कर रही हूँ, कि मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ, ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, शेड्यूल ट्राइब्स का बेसिकली इंटरेस्ट मेक श्योर करना चाहता है, दोनों ही शेड्यूल्स के में इनके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात की गई है, ठीक है।
Next we will talk about question number 8 with the reference to Indian history members. अच्छा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं इस बार. फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, तो बेसिकली इलेक्शन मेथड कौन सा था? तो आप बोलोगे कि मैम बेसिकली इलेक्शन मेथड हमें पता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुई थी. ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस वर बेसिकली डन. ठीक है, और दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट वर रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान जो हमारा आया था पास. आपको याद होएगा 3 बंदे आए थे. ठीक है, अगर अभी हम सीट्स की भी बात करें तो 389 तो आपको पता है टोटल सीट्स थी असेंबलीज की, जिसमें से 289 या 292. ठीक है, ये सीट्स इलेक्टेड थी. 93 जो हमारी सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स थी. ठीक है, 93 प्रिंसली स्टेट्स. और 4 जो मैंने बताए थे कि हमारे चीफ कमिश्नर्स थे. आपको पता है मैंने ABCD से याद कराया था, अजमेर, बालूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नर्स थे. 292 इलेक्टेड सीट्स थी. 93 बेसिकली देवर प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, और अगर आपको प्रोविंस नहीं समझ आ रही कि प्रोविंस की, पहले हम प्रोविंस मतलब प्रांत, पहले स्टेट्स को प्रांत बोलते थे, मतलब प्रोविंस के नाम से जाना जाता था. तो बेसिकली दे वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट मेथड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. ऑप्शन विल बी सी. ये आपको डाटा याद होना चाहिए. आपको आज डाटा काफी करवा रही हूं मैं ये बिकॉज इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंगली. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन वी ऑल नो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. बिकॉज क्यों ये आंसर है, क्योंकि जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि जो हमारे सेंटर की पावर है वो हमारे लोकल लेवल पे भी आएगी. तो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, पावर्स की सेपरेशन, जहाँ पर पावर किसके पास प्रिजाइड करेगी, लोकल गवर्नमेंट के पास भी प्रिजाइड करेगी, जिसे हम पढ़ के हटे हैं म्यूनसिपैलिटीज के रिगार्डिंग. कौन सा आर्टिकल था बताओ मेरे को? 243P से लेके 243Z. अभी पंचायती राज GZ. ठीक है, उनके क्या आर्टिकल्स थे? ये पंचायती लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज के सारे आर्टिकल्स, इवन जितने भी आर्टिकल्स है, एक दिन हम एक स्पेशल सेशन लेंगे जिसमें मैं वो चीज़ भी आपको कवर करवाऊंगी. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता है इसका. ठीक है, हमें पार्ट भी पता लग गए, आर्टिकल्स भी पता लगे. इन इंडिया इन द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय. ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये मुझे इतना इजी है तो आप मुझे बताओगे. तो हमें पता है कि अगर सेपरेशन की बात कर रहे हैं जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव भी, तो प्रिंसिपल्स में ये चीज़ होती है. प्रिंसिपल कौन से? आप बोलोगे मैम प्रिंसिपल्स मतलब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. इजी, फोर्थ पार्ट में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये वाली चीज़, ये वाला प्रिंसिपल हमारा ऐड ऑन है. तो बेसिकली हमारे अभी तक के जो क्वेश्चंस, हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें हमने अमेंडमेंट की भी देखो बात की, 74th अमेंडमेंट की, आर्टिकल्स की भी बात की. ठीक है, और काफ़ी ऐसी नई चीज़ों की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एडवाइज़र कौन थे और काफ़ी कुछ. ठीक है, जो आपको पता लगा. बेसिकली आज का आपका क्या काम है कि आपको एक तो आर्टिकल्स याद करने हैं, दूसरा काम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे अटेम्प्ट करना है, और रिवीजन पर्पस के लिए आपको ये सारे डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ये लगाने ज़रूरी है. और इसके बाद का जो सेशन लगेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इसका क्यों रीज़न है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को, हमारे जितने पार्ट्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं हमारे पॉलिटिक्स के, वो हर क्लास में हम एक एक टॉपिक करके पूरा कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपको मिक्स क्वेश्चंस अभी पता लग गए, बट अभी आपको हर एक टॉपिक में से हर आपका टॉपिक जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाए कि आपको कभी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, सो फॉर मोर वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी, ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.